Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पीपीसीसी 107 की यूनिट 11 को स्टार्ट करेंगे। इसके थर्ड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, ग्रुप प्रोसेसेस। फर्स्ट पार्ट में हमने डेफिनेशन, टाइप्स और कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप्स हमने कवर करा था। सेकंड पार्ट में हमने स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप इफेक्टिवनेस और ग्रुप प्रोसेसेस को हमने कवर करा था। और इस पार्ट में हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन इन अ ग्रुप और कन्फ्लिक्ट इन अ ग्रुप और लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इस यूनिट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि जब ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठा होकर के कोई डिसीजन लेते हैं उसे ग्रुप डिसीजन कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, इसे कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग भी कहा जाता है कि सबका कोलैबोरेशन होता है, सब जो है अपने पर्सपेक्टिव्स रखते हैं और अपने डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। डिसीजंस आर मेड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल दी ग्रुप मेंबर्स। और जो भी डिसीजन लिया जाता है उस सब में, उस डिसीजन को लेने में सारे मेंबर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, सब अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, सब अपने थॉट्स आइडियाज़ को जो है कम क्रॉस करते हैं और फिर लास्ट में जो भी डिसीजन लिया जाता है पूरे ग्रुप के द्वारा, सारे ग्रुप के सब मेंबर्स उसे एक्सेप्ट करते हैं, वो होता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। इसमें दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट ग्रुप पोलराइजेशन, सेकेंड है ग्रुप थिंक। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है। The tendency for group decisions to be more extreme than individual decisions. Group polarization का मतलब है कि अगर मेरा कोई इंडिविजुअल आइडिया है, ठीक है, और जब मैं उसे ग्रुप में सबके सामने रखती हूँ, 4 लोगों के आगे रखती हूँ, तो वो और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाता है। कि पहले तो मैंने सोचा था वो आइडिया अच्छा था, अब जब मैंने अपने ग्रुप के साथ रखा तो सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ उसके साथ जुड़ गई कि मेरा आइडिया था कि सिर्फ मैं कोई एक क्लासेस अपनी बनाती हूँ, ठीक है, अपनी कोई ट्यूशन क्लासेस खोलती हूँ, ये मेरा आइडिया था। जब मैंने अपनी टीम के साथ उसके बारे में बात करी तो उन्होंने उसको और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर उसको लेके गए कि सबने अपना जो मार्केटिंग स्किल अपनी दिखाई, ठीक है, किसी ने अपने कि किस तरीके से हमें सारी क्लासेस को ऑर्गेनाइज करना है, वो सब उन्होंने बताया। तो वो एक्सट्रीम डिसीजन बन गया कि मैं जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया, उसे ग्रुप पोलराइजेशन कहते हैं। क्योंकि जब मैं किसी आइडिया के बारे में सोच रही हूँ, फिर कोई थॉट प्रोसेस में अपनी रख रही हूँ, तो वो सिर्फ मेरे लेवल तक है, जितना मुझे उसके बारे में समझ है, जो मुझे पता है। लेकिन जब मैं 4-5 जनों को उसके बारे में बता रही हूँ तो सबकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस और ज़्यादा उसके साथ इंक्रीज़ हो जाती हैं। कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक ग्लास वाटर है, ठीक है, और ये बड़ा टैंक है, ये सिर्फ आपके पास से ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन अब अगर 4-5 जने सबने अपने अपने ग्लास वाटर, ठीक है, सबने अपने अपने ग्लासेस में जो वाटर था सारा इस टैंक में डाला, तो ये जो मेरा आइडिया था वो इतना था, लेकिन जब सबने अपने अपने थॉट्स इसमें डाले तो वो इंक्रीज़ हो गया। उसे हम ग्रुप पोलराइजेशन बोलते हैं कि जब एक्सट्रीम डिसीजंस लिए जाते हैं, जब हम ग्रुप में होते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ग्रुप डिस्कशंस कैन लीड टू मोर एक्सट्रीम डिसीजंस। कि कभी कभी जब हम ग्रुप के साथ डिस्कशन करते हैं तो ज़्यादातर एक्सट्रीम डिसीजंस बाहर आ सकते हैं। ओके, कि अगर मैंने सोचा था मैं कोई एक अपना मैगजीन निकालूं, लेकिन मेरे ग्रुप के साथ जब मैंने बात करी, अपनी टीम के साथ बात करी, तो उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट कराया, फिर अपने भी जो है थॉट्स प्रोसेसेस अपने डाले, अपनी इंट्यूशन को बताया, अपनी और ज़्यादा जो हमने डिस्कशन करा, तो हमने सोचा कि यार मैगजीन छोड़ते हैं, एक बुक पब्लिश करते हैं। तो एक्सट्रीम डिसीजंस लिए जा सकते हैं, निकल आते हैं ग्रुप डिस्कशन की वजह से। इफ़ द ग्रुप इनिशियली प्रेफर्स रिस्की डिसीजंस, द फाइनल डिसीजन विल बी इवन रिस्कियर। कि हमने प्रेफर करा था कि हम कोई रिस्क लेने वाले हैं, कि हम कुछ न्यू मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, तो वो थोड़ा रिस्की था मेरी तरफ से। लेकिन जब मैंने ग्रुप के साथ उसके बारे में डिस्कस करा, हम सब ने डिस्कशन करा, तो शायद हो सकता है कि और भी ज़्यादा रिस्कियर हमारा आइडिया आए या फिर फाइनल डिसीजन और भी ज़्यादा रिस्कियर हो, क्योंकि अब सबने अपना अपना लेवल इंक्रीज़ कर दिया। इफ़ द ग्रुप इनिशियली प्रेफर्स कॉशन, कि अगर कोई ग्रुप है जो कॉशियस होना प्रेफर करता है, ठीक है, इंडिविजुअली सब लोग कॉशियस होना प्रेफर करते हैं, तो जो फाइनल डिसीजन होगा जब सब लोग डिस्कस करेंगे तो वो और भी ज़्यादा कॉशियस हो गए, यानी कि जो भी चीज़ होगी वो एक्सट्रीम में चली जाएगी। तो ग्रुप पोलराइजेशन में क्या है कि आप हमेशा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाओगे किसी भी चीज़ के। अब कौन कौन से फैक्टर्स इसमें आते हैं? मेंबर्स वांट टू प्रूव देयर लॉयल्टी बाय होल्डिंग मोर एक्सट्रीम व्यूज़। कि इसमें होता क्या है कि जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी ग्रुप को लेकर के अपनी लॉयल्टी को शो करना चाहते हैं और ज़्यादा एक्सट्रीम व्यूज़ अपने प्रेजेंट करते हैं। परसुएशन स्ट्रेंथन्स द ग्रुप इनिशियल प्रेफरेंस। और कई बार क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे को परसुएड करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ को परसुएड कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी जो इनिशियल प्रेफरेंस होती हैं, शुरुआत में जो हमने प्रेफरेंस अपनी रखी होती है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। अब है ग्रुप थिंक। अब है नेक्स्ट पॉइंट इसमें, नेक्स्ट टॉपिक ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक क्या होता है? जब कोई एक बहुत ही कोहेसिव ग्रुप, ठीक है, बहुत ही एक साथ रहने वाला जो ग्रुप है,
वो क्या है, पूरे डिसीजंस लेता है, यानी ख़राब डिसीजंस उसके होते हैं। अब उन ख़राब डिसीजंस का, उन पुअर डिसीजंस का रीज़न क्या होता है कि हर मेंबर को लगता है कि वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, जो मैंने सोचा मैं तो गलत हुई ही नहीं, ठीक है। उसकी वजह से हमारे डिसीजंस क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं पूरे ग्रुप के डिसीजंस के लिए, पूरे ग्रुप के डिसीजंस, बिकॉज हर एक मेंबर सोचता है मैंने जो बोला है, मेरी जो सोच है वो बेस्ट है, मैंने गलत नहीं सोचा, मेरी जो सोच है उसकी वजह से सब कुछ सही रहेगा। और जो दूसरा कोई पर्सन अगर कुछ कंट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखता है तो क्या होता है, उनके बीच में क्लैश हो जाता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो इसकी वजह से कोई इफेक्टिव सोल्यूशन या फिर कोई इफेक्टिव डिसीजन नहीं बन पाता, या फिर ग्रुप डिसीजन क्या हो जाता है, पुअर ग्रुप डिसीजंस होते हैं मोस्टली, उससे ग्रुप थिंक कहा जा रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या है, मेंबर्स थिंक देयर डिसीजंस आर ऑलवेज राइट, कि मेंबर्स जो होते हैं ग्रुप के वो हमेशा सोचते हैं यार हमने जो भी सोचा है वो बेस्ट है, हम लोग गलत हो ही नहीं सकते। तो कोई भी एक दूसरे को कंट्रास्ट नहीं करता, यानी कि कोई भी एक दूसरे को एक हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं होता उधर। सबको लगता है हमने जो भी सोचा है सब बेस्ट है, हमारा लीडर जो भी सोचेगा वो बेस्ट रहेगा, हम लोगों ने मिलकर जो सोचा है उसका आउटकम हमेशा बेस्ट ही आएगा। तो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म की कमी उधर होती है, लाइक ऑफ हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है, या फिर क्रिटिसिज्म की ही कमी होती है। एक दूसरे को हम सोचते हैं कि यार हमने बेस्ट ही सोचा है, तो उसे बोलते हैं ग्रुप थिंकिंग। पूरा ग्रुप क्या सोचता है कि हम बेस्ट है, हमारा डिसीजन हमेशा सही ही होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको प्रेशर फील होता है, दे फील प्रेशर टू सपोर्ट द ग्रुप्स डिसीजन एंड रिजेक्ट कॉन्ट्रेरी इन्फॉर्मेशन। कि उन्हें लगता है, कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप में एक मेंबर को लगता है यार मैंने जो सोचा वही बेस्ट है, और पूरा ग्रुप तो कहीं और ही जा रहा है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। या फिर कभी क्या होता है, पूरे ग्रुप में कोई डिसीजन लिया है वो ठीक है, अगर कोई बाहर से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि जो उसे कंट्रास्ट करे, ठीक है, जो उसके ऑपोजिट हो, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हमने जो डिसीजन लिया है वो बेस्ट है, वो ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमेशा पुअर डिसीजंस हमारे आने लग जाते हैं, वो है ग्रुप थिंक। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि जब कोई भी एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा या फिर कुछ भी कंट्रास्टिंग नहीं बोलेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रुप बिकम्स रेसिस्टेंट टू चेंजिंग इट्स डिसीजन। कि जो भी ग्रुप है वो अपने डिसीजंस को लेकर के रेसिस्ट हो जाएगा, उसे कभी भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो सोचा वो तो बेस्ट है, उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लास्ट में। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी शेयर्ड अफेक्टिंग डिसीजन क्वालिटी। और बहुत सी इंपॉर्टेंट कुछ भी ज़रूरी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो एक दूसरे को शेयर ना करी जाए या फिर उसे कंसिडर ही ना करा जाए, जिसकी वजह से पूरी डिसीजन की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। वो है ग्रुप थिंक, कि ग्रुप सोचता है कि हम बेस्ट है, हमने जो भी डिसीजन लिया है वो बेस्ट है, तो हमें फालतू की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी होगा बढ़िया ही होगा आगे। वो है ग्रुप थिंक। तो ये हमने पढ़ा ग्रुप डिसीजन मेकिंग के बारे में। ग्रुप डिसीजन मेकिंग में ग्रुप पोलराइजेशन के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी और ग्रुप थिंक पढ़ा। ग्रुप पोलराइजेशन क्या है कि मेरी प्रेफरेंस है कि भाई मुझे कुछ रिस्क लेना है, मुझे कुछ नया करना है अपनी लाइफ में, या फिर अपने ग्रुप के साथ मिलकर के मुझे कुछ नया करना है। और जब मैंने ग्रुप से उसके बारे में डिस्कस करा तो हमने कुछ और ही ज़्यादा, मतलब और ही एक्सट्रीम लेवल पर कुछ अच्छा करा, या फिर कुछ रिस्क मैंने सोचा था थोड़ा बहुत रिस्क, और जब पूरा ग्रुप उसके बारे में सोच रहे तो वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो उसे बोलते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। कि जब हम अकेले होते हैं तो हम थोड़ा रिस्क लेते हैं, लेकिन जब हम बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं तो हम और ज़्यादा बड़ा रिस्क ले सकते हैं, हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा बड़ी चीज़ कर सकते हैं, एक्सट्रीम में हम लोग चले जाते हैं। तो वो हो गया ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप थिंक ऑन द अदर हैंड ये क्या है कि पूरा ग्रुप सोचता है कि हमारा जो डिसीजन है वो बेस्ट है, तो हम क्या हो जाते हैं, रेसिस्ट हो जाते हैं, हम उसे चेंज नहीं करते अपने डिसीजन को। वो है ग्रुप थिंक। अब नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है कॉपरेशन एंड कंपटीशन इन अ ग्रुप। अब है कॉपरेशन एंड कंपटीशन इन अ ग्रुप। कॉपरेशन क्या है कि मिलजुल कर काम करना, कंपटीशन क्या है ये तो आपको पता ही होगा। ग्रुप में क्या है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, कॉपरेशन भी होता है एक दूसरे के साथ और कंपटीशन भी होता है। ग्रुप टास्क क्या है, ग्रुप्स ऑफन वर्क टुगेदर ऑन कॉमन टास्क। कि ग्रुप का काम ही क्या है कि एक कॉमन गोल होता है जिसे हमें अचीव करना होता है, ठीक है। तो सबका एक कॉमन टास्क होता है कि कोई चीज़ उन्हें अचीव करनी है। अब उसके लिए हर एक पर्सन को अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है अच्छी होनी चाहिए, और सबको चाहिए कि उनको रिकग्नाइज करा जाए। तो इसके लिए भी क्या चीज़ होती है कि जैसे क्रिकेट मैच होता है तो उसमें एक टीम पूरी जीतती है, ठीक है, लेकिन सबके लिए कुछ इंडिविजुअल अलग चीज़ें भी होती है। लाइक जैसे यहाँ पर है, लाइक इन अ क्रिकेट टीम वेयर वन प्लेयर माइट गेट द मैन ऑफ द मैच अवार्ड। कि कोई एक इंडिविजुअल है जिसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है, किसी को फील्डिंग के लिए दिया जाता है, किसी को बॉलिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग अवार्ड्स होते हैं ताकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो ये है कॉपरेशन। ग्रुप का एक टास्क होता है जिसके लिए हर इंडिविजुअल को अच्छे से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती है। कॉपरेशन और कंपटीशन की डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। कॉपरेशन क्या है, द होल ग्रुप वर्क्स टुगेदर टू अचीव अ शेयर्ड गोल। कि सारा ग्रुप मिलजुल के काम कर रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, पूरे ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए। कंपटीशन क्या है कि हर इंडिविजुअल ट्राई कर रहा है टू एक्सेल एंड मे हिंडर अदर्स टू अचीव देयर ओन गोल। कंपटीशन में क्या होता है कि हमें इससे आगे निकलना है, अपने साथ वालों से आगे निकलना है, मुझे सबसे आगे निकलना है, वो कंपटीशन होता है। वहाँ पे कोऑपरेशन कम होती है और हम कभी कभी दूसरे के गोल्स में ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, हिंडर करते हैं, और ताकि उनका गोल अचीव नहीं हो पाता लेकिन हमारा गोल उसकी वजह से अचीव हो जाता है। तो वो है कंपटीशन। गोल्स क्या हैं, कोऑपरेटिव गोल्स होते हैं, दो तरीके के गोल्स होते हैं किसी ग्रुप में, कोऑपरेटिव गोल एंड कॉम्पिटिटिव गोल। कोऑपरेटिव गोल क्या है,
द ग्रुप सक्सीड्स ओनली इफ़ ऑल मेंबर्स अचीव देयर गोल्स। कोऑपरेटिव गोल का मतलब होता है, और ये गोल तब अचीव हो सकता है कि जब ग्रुप का हर मेंबर का जो गोल था वो अचीव हो जाए, उसे ग्रुप गोल, उसे कोऑपरेटिव गोल कहा जाता है, कि हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है कि हम सबका मिलकर के गोल अचीव हो। फिर है कॉम्पिटेटिव गोल्स, एंड इंडिविजुअल सक्सीड्स ओनली इफ़ अदर्स फेल। कॉम्पिटेटिव गोल क्या है कि दूसरे हारेंगे तो मैं जीतूंगा, क्योंकि सब तो नहीं जीत सकते कंपटीशन में, तो वो है कॉम्पिटेटिव गोल। अब इनका इफेक्ट क्या होता है? कंपटीशन विद इन अ ग्रुप कैन लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसहार्मनी। कि कंपटीशन अगर ग्रुप के बाहर हो दूसरे ग्रुप के साथ तो ठीक है, बट अगर अपने ही ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, अपने ग्रुप में कंपटीशन होगा तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा और डिसहार्मनी बनेगी। कोऑपरेशन विद इन अ ग्रुप इंक्रीज कोहेसन एंड सॉलिडेरिटी। कि अगर हमारे ग्रुप के अंदर कोऑपरेशन है, एक दूसरे को सपोर्ट करें, मिल करके एक शेयर्ड गोल को अचीव करने की कोशिश करें, तो उसकी वजह से कोहेसिवनेस और ज़्यादा इंक्रीज होगी और हर इंडिविजुअल का गोल अचीव हो पाएगा। तो ये है, हमने पढ़ा कोऑपरेशन और कंपटीशन के बारे में। अब कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कोऑपरेशन और कंपटीशन को। तो फैक्टर्स में हमारे पास टोटल 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन ग्रुप एफर्ट प्रोमोट कोऑपरेशन। रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट प्रोमोट कंपटीशन। कि जब रिवॉर्ड का स्ट्रक्चर, कि रिवॉर्ड मिलेगा किस तरीके से, ठीक है, अगर रिवॉर्ड मिल रहा है पूरे ग्रुप के बेसिस पर, ग्रुप एफर्ट के बेसिस पर, जैसे कोई डांस कंपटीशन है कि अगर पूरा ग्रुप जीतता है तो जाकर के पूरे ग्रुप को कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तो वहाँ पे ये इस तरीके का जो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर होता है वो कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट प्रमोट कंपटीशन। और इंडिविजुअल एफर्ट के बेसिस पर जो कंपटीशन होते हैं, जो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर होता है वो कंपटीशन को इंक्रीज़ करता है। क्योंकि सबको होता है कि यार हम सब लोग जो है डांस करने हैं, अगर इसने अच्छा कर दिया फिर किसी और ने अच्छा कर दिया तो वो आगे निकल जाएगा, वो जीत जाएगा, मैं हार जाऊँगा। तो जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स होते हैं, वो एक्चुअल में कंपटीशन को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in a cricket match, if the man of the match award is given to player from the winning team, players will focus on team success. For example, कि अगर 2 टीम्स हैं जो क्रिकेट खेल रही हैं और एक टीम जीत गई और उसी टीम के मेंबर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, ठीक है, रिवॉर्ड दिया गया, तो जो पूरी टीम होगी वो सोचेगी यार ये अवार्ड हम सबका है, क्योंकि वो जो अवार्ड है वो पूरे टीम को मिला है। मतलब अगर ये चीज़ अनाउंस कर दी जाए कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड या फिर रिवॉर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ विनिंग टीम में से किसी को मिलेगा, तो अगर विनिंग टीम जो भी होती है उसी में से मैन ऑफ द मैच कोई बनेगा, तो सबको वो अपना जो है रिवॉर्ड लगता है, पूरी टीम को लगता है ये हमें मिला है, क्योंकि हमने, अगर पूरी टीम ना जीतती तो और दूसरी टीम जीत जाती तो मैन ऑफ द मैच भी कोई दूसरी टीम में से बनता, लेकिन मैन ऑफ द मैच हमेशा किसी विनिंग टीम में से बनेगा, ऐसा अनाउंस हुआ है। तो क्या है कि हम लोग जीते हैं, हमारी पूरी टीम जीती है, हम सबकी कोऑपरेशन की वजह से हमारी टीम जीती है, इस वजह से मैन ऑफ द मैच भी हमारी टीम में से कोई बना है। तो इस तरीके से इस तरीके का अगर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर हो तो वो कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करेगा। सेकेंड है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी इन्फ्लुएंस करती है कोऑपरेशन और कंपटीशन को, कि अगर गुड कम्युनिकेशंस हैं, ठीक है, सारी जो टीम के मेंबर है उनके आपस में अच्छी बातचीत है, ठीक है, अच्छे से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं अपने फ्लोज को, ठीक है, अपनी नीड्स को, तो उसकी वजह से भी कोऑपरेशन इंक्रीज़ होता है। एक दूसरे की लाइकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे को समझ पाते हैं और ग्रुप का गोल अचीव हो पाता है, तो वो भी कोऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। थर्ड है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी क्या है कि हम एक दूसरे का फेवर रिटर्न करते हैं, कि अच्छा इसने मेरे लिए मदद करी थी तो मैं इसके लिए मदद करूँ, उसे रेसिप्रोसिटी बोलते हैं। इनिशियल कोऑपरेशन बाय वन मेंबर लीड्स टू कोऑपरेशन बाय अदर्स। कि अगर कोई एक मेंबर कोऑपरेट करता है तो हमें लगता है कि अच्छा इसने कोऑपरेट करे तो हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए, इसने हमारी मदद करी तो हम भी उसे कोऑपरेट करते हैं, इसकी मदद करते हैं, और ये जो चेन ऑफ रिएक्शन है ये चलती रहती है। इनिशियल कोऑपरेशन फोस्टर ऑन गोइंग कोऑपरेशन, और जो शुरुआत में कोऑपरेशन करी गई थी वो ऑन गोइंग चलती रहती है, कि मैंने किसी की मदद करी, फिर उन सब लोगों ने मेरी मदद करी, तो फिर से मैं उनकी मदद करी, तो ये साइकिल चलती रहती है और कोऑपरेशन बना रहता है। तो ये 3 फैक्टर्स हमने पढ़े जो इन्फ्लुएंस करते हैं कोऑपरेशन और कंपटीशन को। सबसे पहले रिवॉर्ड स्ट्रक्चर क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड रेसिप्रोसिटी। अब है 9th टॉपिक इसमें, कन्फ्लिक्ट इन अ ग्रुप। कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब इंडिविजुअल और जो मेंबर्स हैं ग्रुप्स के, ठीक है, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं, उसे हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, कन्फ्लिक्ट इज अबाउट परसीव्ड इनकम्पैटिबल इंटरेस्ट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंपटीशन विच इन्वॉल्व्स एक्चुअल बिहेवियर। यहाँ पे क्या है कन्फ्लिक्ट में, कि हम एक दूसरे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे से अलग है। अभी कंपटीशन से अलग होता है कि कंपटीशन में हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड चाहिए होता है, उसे पाने के लिए हम एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि हम परसीव करते हैं कि हमारे बीच के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट थे वो अब अगेंस्ट हो गए हैं एक दूसरे के, कि मुझे कुछ और चाहिए और मेरे ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को कुछ और चाहिए, वो कन्फ्लिक्ट है, कि इनकम्पैटिबल इंटरेस्ट है। अब क्या कॉजेज होते हैं इस कन्फ्लिक्ट के, सबसे पहले है फॉल्टी एट्रीब्यूशन। ब्लेमिंग अदर्स फॉर वंस ओन फॉल्ट फेलियर्स कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट।
कि जब हम इल्ज़ाम डालें किसी और पर अपनी गलती के लिए, अपने खुद के फेलियर के लिए, कि हमने भी अच्छे से नहीं खेला था टीम में या फिर अच्छे से परफॉर्म नहीं करा था, बट स्टिल हम जो है दूसरे पर इल्ज़ाम डालें कि अरे उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं करा, अरे वो लेट आया था उसकी वजह से हमें हमारी जो ये डील छूट गई हमारे हाथों से। तो फॉल्टी एट्रीब्यूशन की वजह से कन्फ्लिक्ट आता है। फॉल्टी कम्युनिकेशन की, अगर एक दूसरे से अच्छे से बात ना करें, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को नीचा दिखाने की वजह से, क्रिटिसाइज़ करने की वजह से भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाए, किसी की बात को अच्छे से समझ नहीं पाए, उसकी वजह से फॉल्टी कम्युनिकेशन की वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। थर्ड, परसेप्शन ऑफ बायसनेस, कि हमें लगता है कि हमारे जो व्यूज़ हैं वो तो ठीक है, वो तो ऑब्जेक्टिव है, उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं आती है, लेकिन जो दूसरे के व्यूज़ हैं, दूसरा क्या है, बायसनेस शो कर रहा है कि हमारा जो लीडर है वो किसी दूसरे मेंबर के लिए ज़्यादा अच्छा है, हम लोग के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो ये जो बायसनेस हम परसीव करते हैं उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट आ सकता है। फोर्थ है नेगेटिव फीडबैक। पुअर ग्रुप परफॉर्मेंस एंड नेगेटिव फीडबैक कैन लीड टू मेंबर्स ब्लेमिंग ईच अदर, कि अगर परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है और हमें सोसाइटी से या फिर दूसरे लोगों से या फिर हमें कोई भी नेगेटिव फीडबैक मिलता है कि हमारा कोई ग्रुप प्रोजेक्ट था जो ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से, उस नेगेटिव फीडबैक की वजह से भी हम एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन, फीलिंग लेस यूजफुल दैन अदर्स कैन ट्रिगर कन्फ्लिक्ट, कि हमें ऐसा फील होता है एक ग्रुप में कि हम शायद इतने काम के हैं ही नहीं, हम तो पूरे ग्रुप में सबसे लास्ट में है, या फिर हमारा तो बहुत छोटा सा काम है, बहुत थोड़ा सा काम है, हमें तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, तो उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि हम लोग अपनी परफॉर्मेंस फिर ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी परफॉर्मेंस पे जो है उसका इम्पैक्ट आता है और पूरे ग्रुप को फिर वो ट्रिगर करता है, और हमारे खुद को भी हमें ट्रिगर करता है कि हमें लगता है हम इतने यूजफुल है ही नहीं, हमें तो कुछ अच्छा काम दिया ही नहीं गया, तो शायद हम इतने वर्थ ही नहीं है, उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। परसीव्ड इनइक्वालिटी, सेम चीज़ कि हमें लगता है कि जो रिवॉर्ड्स हैं या फिर जो वर्क है वो हमें सब में बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कोई सोचता है कि यार मुझे तो सबसे ज़्यादा काम दे दिया है, दूसरों को तो इतना काम ही नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड तो सबको बराबर मिलेगा, तो फिर मैं इतना काम क्यों करूँ। या फिर कईयों को लगता है यार हमें तो इतना काम ही नहीं दिया, तो क्या ये लोग हमें वर्थ ही नहीं समझते हमारे लीडर। या फिर कईयों लगता है यार अगर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो रिवॉर्ड भी मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो जब वर्क का या रिवॉर्ड्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, या फिर कईयों को लगता है कि यार काम तो सब बराबर कर रहे हैं लेकिन लीडर को जो है वो सबसे ज़्यादा उसे अप्रेज मिल रहा है, या फिर उसे रिवॉर्ड्स जो है सिर्फ उसे मिल रहा है, तो जब इनइक्वालिटी होती है तो उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। डिसरिस्पेक्टफुल नॉर्म्स, फीलिंग दैट अदर ग्रुप डजंट रिस्पेक्ट योर ग्रुप्स नॉर्म कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट। जब हमें लगता है कि अगर दूसरा ग्रुप हमारे ग्रुप की जो है नॉर्म्स को, या फिर हमारे ग्रुप के मेंबर्स हमारे ग्रुप के नॉर्म्स को नहीं मान रहे, जो रूल्स हमने बनाए थे, जो नॉर्म्स हमने ग्रुप के स्टार्टिंग में बनाए थे, वो उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो उस टाइम पर भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ जाता है, ये तो हमने कॉजेज़ पढ़े थे कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं कन्फ्लिक्ट के। अगर आपको भी कोई और कॉजेज़ इनके अलावा याद आते हैं, ठीक है, समझ में आते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं एग्जाम में, और अपना अपना एग्जाम्पल भी इसमें बना के लिख सकते हैं। अब है आउटकम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि इन कन्फ्लिक्ट से होता क्या है। तो कन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है, पुअर कम्युनिकेशन। ये कन्फ्लिक्ट की वजह से एक दूसरे के बीच में क्या है, मिसट्रस्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब क्रिएट हो जाती है, और पुअर कम्युनिकेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे और ज़्यादा कम्युनिकेट करना बंद कर देंगे, तो ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर क्या होता है, सेकंड इसमें पॉइंट है, सेकंड आउटकम क्या होता है, एस्केलेशन ऑफ डिफरेंसेस, कि जो छोटा सा डिफरेंस था वो और ज़्यादा धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, डिफरेंसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ होते जाते हैं, दूरियाँ और ज़्यादा बढ़ती जाती है। पावर स्ट्रगल्स, मेंबर्स में ट्राई टू इंक्रीज देयर ओन पावर ओवर अदर्स, कि सब लोग अपने आप को ज़्यादा डोमिनेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि मुझे कोई नहीं जो है नीचा दिखा सकता, मैं सबको नीचा दिखाऊंगा। तो अपनी पावर को हम एक्सप्रेस करने की या फिर एक्सप्लिसिट करने की कोशिश करते हैं दूसरों के ऊपर, ओवर पावर होने की कोशिश करते हैं। फिर है फॉर्मेशन ऑफ सब ग्रुप्स, की बड़े ग्रुप था हमारा, ठीक है, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी कंपनी वो एक ग्रुप है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे सबने अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं, ग्रुप जो है ऑफिस पॉलिटिक्स होनी स्टार्ट हो गई है, या फिर सबने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं और सेपरेट होते जा रहे हैं, और सब क्या कर रहे हैं कि जो ओवरऑल पूरा ग्रुप था उसके जो गोल्स थे उससे हटा करके अपने छोटे छोटे ग्रुप के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है कि छोटे छोटे सब ग्रुप्स बन जाते हैं। तो ये है आउटकम ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि कन्फ्लिक्ट की वजह से क्या आउटकम्स आते हैं। अब कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जिनसे हम इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले है सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, कि अगर कोई मेंबर है, ठीक है, हमारा जो ग्रुप था उसके अंदर अगर सब ग्रुप्स बन गए हैं, दो छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए हैं, तो जो भी कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं, कि कोई एक पर्सन था जिसको दूसरे पर्सन की बात समझ में नहीं आ रही थी, या फिर उनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, तो हम उनको ऐसे गोल्स प्रोवाइड करवाएं जो दोनों कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ की जिसको ज़रूरत है, दोनों की नीड्स फुलफिल हो सके, और उन्हें मिलकर के उस गोल को अचीव करना पड़ेगा, है। और अगर मिलकर के उन्हें कोई गोल अचीव करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा गोल है, जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक उन दोनों के गोल्स को अचीव नहीं करा जा सकता। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, उन्हें मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो भी उनके कन्फ्लिक्ट है वो रिजोल्व हो सकता है। और उनको ये समझाना कि भाई जो इंडिविजुअल जो तुम्हारा कन्फ्लिक्ट है वो उस गोल से छोटा है,
जो गोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन देयर इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट्स। तो सुपर ऑर्डिनेट गोल्स इस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट को। सेकेंड है अल्टरिंग परसेप्शंस, यूज परसुएशन, एजुकेशन एंड मीडिया टू चेंज हाउ पार्टीज व्यू ईच अदर। अब हम सिर्फ ऑफिस वगैरह की बात इधर नहीं करें, जैसे नॉर्मली भी सोसाइटीज़ में सबने कुछ अपने ग्रुप्स बना लिए होते हैं, सबने अपनी कम्युनिटीज़ बना ली होती हैं, और दूसरी कम्युनिटीज़ को या दूसरे ग्रुप्स को हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये तो बिल्कुल दुश्मन है, उनके बारे में हमें इतनी नॉलेज ही नहीं होती। तो हम लोग मीडिया का, एजुकेशन का या परसुएशन का यूज़ कर सकते हैं उनके परसेप्शन को चेंज करने के लिए कि वो किस तरीके से दूसरे ग्रुप को परसीव करते हैं, ताकि उनकी जो परसेप्शन है वो चेंज हो और वो दूसरे ग्रुप के साथ जो कन्फ्लिक्ट है उसे रिजोल्व कर ले। सेकेंड ये मेथड हो सकता है, स्ट्रैटेजी। थर्ड है इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, कि इंटर ग्रुप यानी हमारे ग्रुप से दूसरा ग्रुप जो है उनके बीच के कॉन्टैक्ट को हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मिले, बात करें, नेचुरल सेटिंग्स में, नेचुरल पॉजिटिव सेटिंग्स में अगर वो मिलते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाता है। फ्रेंडली क्रिकेट मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। सेकेंड, फोर्थ है इसमें रीड्राइंग ग्रुप बाउंड्रीज, कि जो हमने जो बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई हैं, क्रिएट कंडीशंस वेयर कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज सी देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ अ कॉमन ग्रुप, कि हम जो है बाउंड्रीज़ को दोबारा से क्रिएट करें, जो हमने छोटे छोटे ग्रुप्स अपने बना लिए थे उन बाउंड्रीज़ को तोड़ करके हम सबको एक बड़ी बाउंड्री के अंदर डाल दें, कि सब लोगों ने अपने जो कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर अलग अलग जो छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए हैं, ठीक है, उसको तोड़ करके हमने बताएं कि सब क्या है, इंडियंस है। अगर सबने कंट्रीज़ के बेसिस पे अपने अपने ग्रुप बना लिए तो उनको बताएं, उन बाउंड्रीज़ को तोड़ करके बताएं कि हम सब क्या है, ह्यूमंस है। तो छोटी छोटी जो बाउंड्रीज़ थी उसको तोड़ करके हमने बड़ी बाउंड्री के अंदर सबको इंक्लूड कर दिया। फिफ्थ स्ट्रैटेजी है नेगोशिएशंस, कि एक दोनों पार्टीज जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट है उन्हें कन्विंस करना एक तरीके से कि भाई एक दूसरे के सॉल्यूशंस को, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे के सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे के परसेप्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, उनको कन्विंस करना बेसिकली। इसके लिए कोई ना कोई एक मीडिएटर चाहिए होता है जिसको कन्फ्लिक्ट रिजोल्व करना अच्छे से आता हो। सिक्स्थ स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस, कि जिस भी बेसिस पर, जिस भी वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है उसको रिड्यूस करना, उस कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना, कि रिसोर्सेज के बेसिस पर अगर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है तो उन रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्रिंसिपल्स यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, नीड एंड इक्विटी। दिस रिड्यूस फीलिंग्स ऑफ इनजस्टिस, जिसकी वजह से जो इनजस्टिस की फीलिंग है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है बेसिकली, वो रिड्यूस होगा। तो सॉल्यूशंस को स्ट्रक्चर करें कि एक प्रॉपर सोल्यूशन क्रिएट करा जाए, रिस्ट्रक्चर करा जाए, ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट है वो रिजोल्व हो सके। रिस्पेक्ट फॉर अदर ग्रुप्स नॉर्म्स, लास्ट जो इसमें स्ट्रैटेजी हो सकती है कि एक दूसरे के ग्रुप के नॉर्म्स की वैल्यू करना, कि अगर मेरा कोई ग्रुप, हमारा कोई ग्रुप बना हुआ है और एक दूसरा ग्रुप है, तो हम एक दूसरे के ग्रुप के नॉर्म्स की वैल्यू करेंगे ताकि हम दोनों ही ग्रुप्स के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट बचे ही ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो ये 7 स्ट्रैटेजीज हमने पढ़ी जिसके थ्रू हम लोग कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब कन्फ्लिक्ट हमारे खुद के ग्रुप के अंदर भी आ सकता है, एक से ज़्यादा जो ग्रुप हैं उनके बीच में आपस में भी इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज हमने पढ़ी। तो ग्रुप के बारे में हमने ओवरऑल पढ़ लिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का है वो है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्टाइल, ये सब हम पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने थॉट्स, आइडियाज़ और इमोशंस को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें हम मैसेज को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। एक कम्युनिकेशन के लिए एक सेंडर होता है जो कि मैसेज को सेंड करता है और एक रिसीवर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। अब ये एक्टिव प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन, कंटिन्यूस होती है, रेसिप्रोकल होती है और डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे डायनेमिक्स इसके होते हैं कम्युनिकेशन के। तो ये ओवरऑल डेफिनेशन थी। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल सिंपली कि जिसमें वर्ड्स का यूज़ करा जाता है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ओरल और रिटन दोनों तरीके की कम्युनिकेशन स्किल्स आते, टाइप्स आते हैं। वर्बल बेसिकली आपको याद रखना है, वर्बल जिसमें वर्ड्स का यूज़ करा जाता है, वर्ड्स का आप बोल करके, लिख करके दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल में क्या है, जिसमें आप वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, अपनी बॉडी का, अपने जेस्चर्स का, अपनी आइज़ का, हैंड्स का, इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, तो वो होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो 2 टाइप की कम्युनिकेशन होती है। अब है कम्युनिकेशन स्टाइल, कि कितने क्या क्या कम्युनिकेशन के कितने स्टाइल्स होते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल में टोटल 4 स्टाइल्स यहाँ पे बताए गए हैं। पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, अग्रेसिव कम्युनिकेशन, पैसिव अग्रेसिव कम्युनिकेशन एंड असर्टिव कम्युनिकेशन। पैसिव कम्युनिकेशन क्या है, पीपल प्लेजर्स, शाय, अवॉइड कन्फ्लिक्ट, कि भाई जो सामने वाला बोल रहा है बस उसमें हाँ में हाँ मिलाते रहो ताकि कन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सके। यहाँ पे मोस्टली जो बॉडी लैंग्वेज होती है काफ़ी कंफ्यूज होती है, आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलते रहते हैं,
ठीक है, परसीव्ड एज हैविंग अ लो सेल्फ एस्टीम, वीक, टिम्ड एंड इनडिसाइसिव। तो पैसिव कम्युनिकेशन में क्या है, ज़्यादातर जो लोग शाय होते हैं, ठीक है, अवॉइड करते हैं कन्फ्लिक्ट को, उनका पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल वो लोग यूज़ करते हैं। ना ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी उनकी काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है, और वो ऑब्जेक्ट्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस, क्योंकि उन्हें वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ उनमें सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो होता है पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल वाले लोगों में। सेकेंड है इसमें अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। अग्रेसिव क्या है, अग्रेसिव जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दूसरों के राइट्स को जो है डिसओबे करना, डिसरिगार्ड करना, अपनी नीड्स और ओपिनियंस को फोर्स करना, दूसरों पे थोप देना, शाउटिंग, फिजिकल अग्रेशन शो करना, अग्रेसिव टोन या जेस्चर्स का यूज़ करना, वो है अग्रेसिव कम्युनिकेशन। थर्ड है पैसिव अग्रेसिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे पैसिव और अग्रेसिव दोनों स्टाइल मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पैसिव मीन्स का यूज़ करा जाता है अग्रेसिव रिजल्ट विद अग्रेसिव रिजल्ट्स, डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स डायरेक्टली, में यूज़ मैनिपुलेशन। कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्टाइल कैसा यूज़ करेंगे पैसिव वाला, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा जो अग्रेसिव वाला होता है कि हमारी मनमानी, हमने जो चाहा था वो हमें मिलना चाहिए। तो ये इस तरीके से पैसिव अग्रेसिव कम्युनिकेशन का यूज़ करा जाता है कि अपने थॉट्स को यहाँ पे एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है डायरेक्टली, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली उसका यूज़ करा जाता है ताकि हमारा जो भी काम था वो निकल सके, हमारी नीड्स और ओपिनियन से फुलफिल हो सके। यहाँ पे ज़्यादातर मैनिपुलेशन का यूज़ करा जाता है। तो ये है पैसिव अग्रेसिव कम्युनिकेशन। लास्ट है इसमें असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव क्या है, रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली, वो असर्टिव कम्युनिकेशन है कि रिस्पेक्टफुली अपनी बातों को, अपने ओपिनियंस को, अपनी नीड्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ताकि सामने वाले को ईजिली समझ में भी आए, हमारी भी नीड्स फुलफिल हों, सामने वाले की भी नीड्स फुलफिल हों। एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बैलेंस्ड और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप क्रिएट करना, वो असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल है। तो ये चार हमने स्टाइल्स पढ़े, पैसिव कम्युनिकेशन, अग्रेसिव कम्युनिकेशन, पैसिव अग्रेसिव जिसमें मोस्टली परसुएशन या फिर मैनिपुलेशन आती है, और लास्ट है असर्टिव कम्युनिकेशन यानी कि एक हेल्दी कम्युनिकेशन स्टाइल। ये चार स्टाइल्स पढ़े हमने कम्युनिकेशन के। लास्ट इसमें पॉइंट आ जाता है इसमें बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि एक अच्छी कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाती, क्या बैरियर्स आते हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कोई भी, बैरियर्स का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी ब्लॉकेज, कोई भी ऐसी ऑब्स्टिकल जो हमारी कम्युनिकेशन, जो भी सेंडर और रिसीवर के बीच में आते हैं, जिसकी वजह से जो सेंडर जो भी बात कहना चाह रहा है, ठीक है, वो रिसीवर को समझ में नहीं आती, या फिर उनके बीच में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो डेफिनेशन क्या है बैरियर्स की, बैरियर्स फिल्टर्स, ब्लॉक और डिस्टॉर्ट मैसेज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, उसे हम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। दो तरीके के बैरियर्स यहाँ पर होते हैं, एक तो फिजिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल। फिजिकल एनवायरमेंटल बैरियर क्या है कि आप किसी से बात कर रहे थे और बहुत ज़्यादा शोर उस टाइम पे हो रहा था, ठीक है, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए। इम्प्रॉपर टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपकी जो टाइमिंग है, कि मान लो अगर मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, आपने अभी वीडियो देखी, आप आज जो है मुझे कोई कमेंट करे और मैं 1-2 हफ्ते बाद उसे देखूँ, जबकि आपके एग्ज़ाम हो कल, तो वो टाइमिंग जो है इम्प्रॉपर है उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो मुझे आज ही उसका जवाब देना है, क्योंकि वो जो कि पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर या फिर कोई भी ऐसे सोशल मीडिया वगैरह पर, तो वो टाइमिंग का इशू आ जाता है उधर, कि आप आज कोई कमेंट कर रहे हो सकता है मैं 3-4 दिन बाद देखूँ या फिर 1-2 हफ्ते बाद देखूँ, तो वो हो गया इम्प्रॉपर टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन। लार्ज डिस्टेंस बिटवीन सेंडर और रिसीवर, कि जो सेंडर और रिसीवर उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, उसकी वजह से भी क्या होता है कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये फिजिकल एनवायरमेंटल बैरियर्स से कम्युनिकेशन के लिए। अब है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या है कि एक्टिव लिसनिंग नहीं है, पुअर लिसनिंग स्किल्स हैं, बायसेस और प्रेजुडिस आना, ठीक है, एक दूसरे पे ट्रस्ट ना होना, नेगेटिव एटीट्यूड्स का होना, फियर ऑफ फेलियर, इवैल्यूएशन एंग्जाइटी कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तो ये सारी बातें दिमाग में आना, पब्लिक एम्बेरसमेंट, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर और भी बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल बैरियर्स हो सकते हैं कि आपको चीज़ें ज़्यादा सही से समझ में ही नहीं आती, या फिर आपको जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज ढंग से समझ में नहीं आती, तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, कोई भी बैरियर्स लिख सकते हैं। मेनली हेडिंग क्या रहेगी कि फिजिकल एनवायरमेंटल बैरियर होते हैं, ठीक है, और दूसरे क्या बैरियर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। तो ये कुछ बैरियर्स होते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनने देते। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जो हमारा पूरा चैप्टर था यूनिट 11 ग्रुप प्रोसेसेस, वो हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इसके सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो है अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस यूनिट की PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी क्वेरी रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके